गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद सभी को फटाफट से। और अगर आप सभी को ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक लग रहा है, अच्छे से सुनाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो जल्दी से मुझे आप सभी यहाँ पर कमेंट कर लीजिए, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आपकी क्लास क्यों नहीं हो रही है। तो बेटा एक्चुअली दूसरे जो बैचेस थे उनके एग्जाम्स थे, तो उनको मैं प्रैक्टिस सेशन करवा रही थी, इसी वजह से नहीं हुई। और अब से आप लोगों की क्लासेस रेगुलर चलेंगी और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे यानी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते सभी को, नमस्ते। और जो कुछ भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या आप लोग को याद है? याद है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, याद है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर सेशन को सबसे पहले, और क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। तो उससे पहले मैं कुछ आप लोगों से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछती हूँ और देखती हूँ कि कितने बच्चों को यहाँ पर मेरा पढ़ाया हुआ याद है, ठीक है। तो सभी बच्चे रिवाइज करके आए होंगे, ऐसी उम्मीद करती हूँ। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है कोशिका की खोज किसने की थी? चलो जल्दी से इसका आंसर करो फटाफट से। कोशिका की खोज यहाँ पर किसने की थी? बताइए जल्दी से इसका आंसर करिए। कोशिका की खोज यहाँ पर किसने की थी? और आंसर की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट हुक। बहुत बढ़िया, आंसर क्या है हमारा इसका? रॉबर्ट हुक, ठीक है। क्वेश्चन तो पूछा जाएगा है ना कि कितना याद है कितना नहीं है। वेरी गुड, रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज यहाँ पर की थी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो सेल शब्द है वह किसने दिया था, ठीक है। ये जो सेल शब्द है यह किसने किया था? चलो जल्दी से बताओ, सेल शब्द किसने दिया था? और आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? रॉबर्ट हुक अगेन। बहुत बढ़िया। और कब खोज की थी? 1665 में की थी। बहुत अच्छे। उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक का क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। बहुत अच्छा। और नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि भाई ये बताओ कि इन्होंने कैसी कोशिका की खोज की? जीवित कोशिका की या फिर मृत कोशिका की? बहुत बढ़िया, मृत कोशिका की, ठीक है। मृत कोशिका की इन्होंने खोज यहाँ पर की थी, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा लिवेनहॉक। और लिवेनहॉक के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का क्या नाम था? सीक्रेट्स ऑफ द नेचर। सीक्रेट ऑफ द नेचर, ठीक है। बहुत अच्छे। चलो इसके अलावा मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि सेल थ्योरी किसने दी थी? बताया था ना मैंने, सेल थ्योरी किसने दी थी? तो आंसर आपको करना है कि सेल थ्योरी किसने दी थी? दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्वीडन एंड स्वान, उन्होंने दी थी। ऐसा कौन है जो कि सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है? वायरस। कौन है? वायरस यानी कि विषाणु। बहुत बढ़िया। और फिर मैंने आपको क्या बताया था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला के बारे में किसने यहां पर जानकारी दी थी? किसने दी थी? वेरी गुड, रोडोल्फ विर्चो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो तो आगे बढ़े हम यहाँ पर, ठीक है। स्वीडन एंड स्वान सेल थ्योरी मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था, है ना? पढ़ा तो दिया था मैंने। चलो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आज यहाँ पर सेल बायोलॉजी में थोड़ा आगे, ठीक है। कि जब हम कोई भी सेल यहाँ पर देखते हैं, जब कोई भी हम यहाँ पर कोशिका को देखते हैं, तो कोशिका सिर्फ अकेले नहीं होता। कोशिका के अंदर बहुत सारी सामग्री पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसके अंदर? यहाँ पर बहुत सारी सामग्री पाई जाती है, बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाएगा, चलो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अब समझते हैं, ठीक है। सभी तैयार हैं यहाँ पर? चलिए सेशन को शुरू करते हैं जल्दी से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल क्या है, कोशिका यहाँ पर क्या है। और आप सभी को मैंने यह डेफिनेशन यहाँ पर बताई थी, ये परिभाषा मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई थी कि सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आप यहाँ पर बात करें तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। क्या है? संरचनात्मक और कार्यात्मक यहाँ पर यह इकाई है। ये वाली बात आपको पता थी यहाँ पर? ओके। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि जब हम किसी भी कोशिका को देखते हैं तो जो कोशिका होती है उसकी एक बाउंड्री होती है। क्या होती है बेटी? यहाँ पर एक बाउंड्री होती है। क्या होती है? एक बाउंड्री यहाँ पर होती है, ठीक है। और ये जो बाउंड्री होती है इसे हम सभी किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से हम इसे यहाँ पर जानते हैं, और हिंदी में इसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं।
क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और ये प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? किसी भी कोशिका का एक बाउंड्री बनाने का काम यहाँ पर यह करती है। किसी भी कोशिका की एक यह बाउंड्री बनाने का काम यह यहाँ पर करती है। मैम A4 साइज की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए। हाँ बेटा, हो जाएगा सारा, ठीक है। अभी मैं दूसरे बैचेस में बिजी थी, आज से तुम लोग के पास आ गई हूँ। जो भी तुम्हारी डिमांड होगी सब कुछ मिलेगा, ठीक है, परेशान मत हो। A4 साइज में पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कोई भी कोशिका है, कोशिका की एक बाउंड्री है जिसको हम कह रहे हैं क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कह रहे हैं? प्लाज्मा झिल्ली यहाँ पर कह रहे हैं। और इसके अंदर जो कुछ भी भरा हुआ होता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वह लिक्विड हो, चाहे कुछ भी इसके अंदर यहाँ पर भरा हुआ होता है, उस पूरे को, उस पूरी सामग्री को, पूरे को हम सभी किस नाम से यहाँ पर जानते हैं? तो आंसर आपको करना है कि उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं उसे हम सभी यहाँ पर? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म हम इसे यहाँ पर कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या कहा कि भाई पहले नंबर पर क्या है कि हमारे पास एक कोशिका है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर सेल है, कोई भी यहाँ पर कोशिका है। और कोशिका की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो तो कोशिका के चारों तरफ एक बाउंड्री है। क्या है? यहाँ पर एक बाउंड्री है, ठीक है। और बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी यहाँ पर पाया जा रहा है उसको हम सभी क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रोटोप्लाज्म उसे हम यहाँ पर कहते हैं। यहां तक बात समझ आ गया? समझ आ गया यहां तक सभी को? ठीक है, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पर हम बढ़ते हैं। तो जब हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? इसका नामकरण किसने किया था? चलो इसको भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं, इसको भी हम सभी यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। मैम वीडियो नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? तो इसके लिए आप ना रिफ्रेश कर लो बेटा, एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है। रिफ्रेश करते ही क्या होगा? एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, एकदम सही हो जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट कि जब कभी भी हम जीव द्रव्य के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि इसकी डिस्कवरी यहाँ पर किसने की थी, इसकी खोज यहाँ पर किसने की थी, ठीक है। और ये जो प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया गया, इसका नामकरण किसने किया, इसका नामकरण यहाँ पर किसने किया, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर एक साइंटिस्ट हुए जिनका क्या नाम था? डुजार्डिन। एक साइंटिस्ट यहाँ पर हुए जिनका नाम था डुजार्डिन, और डुजार्डिन ने ही सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। क्या की थी इन्होंने? सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म की इन्होंने ही यहाँ पर सबसे पहले खोज की थी। और जब इन्होंने इसकी खोज की तो उस टाइम पे इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को एक नाम दिया जो कि था सारोकोड। क्या नाम दिया इन्होंने यहाँ पर? इसको सारोकोड, ठीक है। अब यहाँ पर ना कुछ बच्चे यहाँ पर ये बोलेंगे कि मैम क्या ईयर हमें याद रखना जरूरी है? क्या जो यहाँ पर हमें ईयर दिया गया है, जो हमें यहाँ पे साल दिया गया है, क्या यह लिखना याद करना जरूरी है? तो मेरा आंसर है नहीं, मेरा आंसर है यहाँ पर नहीं, ठीक है। अगर आप इसमें ईयर याद ना भी करें तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जहां पर याद करना होगा मैं बता दूंगी। तो जैसे जब हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। किस ईयर में की थी, किस साल में की थी, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और आपको क्या बताना है? 1665 यानी 1665 में खोज की थी, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस ईयर को याद रखना कोई उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बेटा हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना, हमें ये भी पता होना चाहिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे तो फिर मैम आपने इसको क्यों लिखा? क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो क्या करते हैं कि टीचर में स्ट्रो डाल के उसका खून चूसते हैं। क्या कि नहीं मैम हमें बताओ किस साल में, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है उन बच्चों की शांति के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप देखें तो इसके ऊपर प्रश्न नहीं पूछता है। ओके बच्चों, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फिर यहां पर बात आती है कि अच्छा ये बताओ कि ये जो प्रोटोप्लाज्म शब्द है, ये जो प्रोटोप्लाज्म शब्द है, यह किस साइंटिस्ट ने दिया था? किस साइंटिस्ट ने यह शब्द दिया था? तो आंसर करना पुरकिंजे। किसने दिया था यहाँ पर? पुरकिंजे। किसने दिया था यहाँ पर? पुरकिंजे। तो सबसे पहले मैंने क्या क्या यहाँ पर बताया, चलो तो उसको हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले मैंने बताया यहाँ पर एक कोशिका है,
क्या है, एक कोशिका है। और कोशिका की जो बाउंड्री होती है, कोशिका की जो लाइनिंग होती है, जो चारों तरफ की दीवार कह सकते हो, उसे हम सभी क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। इसके अंदर जो कुछ भी सामग्री भरी हुई है, जो कुछ भी, अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, जो कुछ भी आपने नाम सुना है ना आज तक, वो सब कुछ इसके अंदर यहां पर भरा हुआ है, ठीक है। और उस सभी कंटेंट को मिला के हम सभी यहां पर क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, यहां पर जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य हम इसको यहां पर कहते हैं, ठीक है। और अब जीव द्रव्य की अगर आप यहां पर बात करते हैं तो इसकी खोज किसने की थी, तो आंसर करना डुजार्डिन ने की थी। किसने की थी, डुजार्डिन ने यहां पर की थी। और साथ में इसको उस टाइम पे क्या शब्द दिया गया था, तो आंसर करना सारोकोड। क्या शब्द दिया गया था इसको यहां पर, सारोकोड, ठीक है। और फिर यहां पर आपका क्वेश्चन आता है कि भाई यह बताओ कि जो प्रोटोप्लाज्म शब्द है वह किसने दिया, तो आंसर करना पुरकिंजे। आंसर क्या हो जाएगा, पुरकिंजे। आंसर क्या हो जाएगा, पुरकिंजे, ठीक है। क्लियर है यहां तक, चलो अब इसकी मैं आप लोगों को एक इमेज यहां पर दिखा देती हूं। एक इमेज यहां पर हम सभी देखते हैं। जैसे मान लो यह कोई भी एक क्या है, यहां पर हमारी कोशिका है। मान लो कोई भी ये कोशिका है, चाहे प्लांट की कोशिका हो, चाहे एनिमल की हो, किसी की भी यह कोशिका हो, ठीक है। तो कोशिका की अगर आप यहां पर बात करो तो कोशिका के चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है उसको हम सभी यहां पर किस नाम से जान रहे हैं, प्लाज्मा झिल्ली कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा झिल्ली कह रहे हैं। और इसके अंदर जो कुछ भी भरा है, जैसे न्यूक्लियस है या वैक्यूल है, गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कुछ भी इसके अंदर यहाँ पर भरा हुआ है, ये सब कुछ मिला करके आपका क्या बन रहा है यहाँ पर, प्रोटोप्लाज्म। क्या बन रहा है यहाँ पर बेटा, प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है यहां तक, ओके, क्लियर है यहां तक। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पर हम बढ़ते हैं। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, तो आंसर करना डुजार्डिन ने की थी। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया, पुरकिंजे ने यहां पर दिया, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चों। चलो अब यहां पर ना एक सेंटेंस हमको लिखना पड़ेगा। क्या, तो लिखते हैं यहां पर कि अगर आपका क्वेश्चन आता है यहां पर यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की इकाई क्या होती है, तो आप सभी को मालूम है कि जो आंसर हमारा बनेगा वो है सेल, यानी कि कोशिका। सेल यानी कि कोशिका। लेकिन अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए, यहां पर नेक्स्ट दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, यहां पर फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, हिंदी में जीवन का भौतिक आधार या भौतिक इकाई, जीवन की भौतिक इकाई किसे हम यहां पर कहते हैं, तब आपका आंसर क्या बनेगा, प्रोटोप्लाज्म। आंसर क्या बन जाएगा बेटा यहां पर, प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम सभी जीव द्रव्य यहां पर कह रहे हैं। चलिए इसको नोट करिए, तब तक मैं आपके कमेंट पढ़ती हूं बच्चों। मैम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम है, हाँ अभिषेक सेम है, ठीक है, ओके बच्चों। मैम आप तो ऑर्गेनिज्म बता रही थी पिछले क्लास में, रत्नेश बेटा क्लास फिर से करके आओ एक बार। हाँ क्लास अभी ही स्टार्ट हुई है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, पहले नंबर पर कि अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि यह बताइए कि जीवन की इकाई कौन है, तो भाई कोशिका है। क्या है यहाँ पर, कोशिका है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर नए तरीके का प्रश्न पूछा जाए, क्या यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि जीवन की भौतिक इकाई कौन सी है, जीवन की भौतिक इकाई कौन सी है, तब आपका क्या यहाँ पर आंसर बन जाएगा, तो आंसर करना प्रोटोप्लाज्म। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैम ये जो फिजिकल शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे जो भौतिक लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि प्रोटोप्लाज्म में ही सभी तरह की रिएक्शन होती है।
क्या होती है, सभी तरह की रिएक्शन यहाँ पर होती है, सभी तरह की रिएक्शन यहाँ पर होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों का प्रीवियस ईयर का अगर आप देखो तो वहां पर क्या है, जीवन की इकाई क्या है, सेल, कोशिका। लेकिन आपका प्रीवियस ईयर में अगर आप देखो तो क्वेश्चन ये भी यहाँ पर पूछा गया है कि जीवन की भौतिक इकाई यहाँ पर क्या होती है, तो आंसर आपको क्या करना है, प्रोटोप्लाज्म। क्या आंसर यहां पर करना है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है जया, क्लियर है यहां तक, ओके। चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पर हम बढ़ते हैं। अब आगे हम यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पर हम बढ़ते हैं। अब यहां पर बात आती है कि भाई ये जो हमने स्टेटमेंट यहां पर पढ़ा, क्या स्टेटमेंट हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था, जीवन की भौतिक इकाई या भौतिक आधार, यानी कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, जो हमने यहां पढ़ा, ये स्टेटमेंट किस साइंटिस्ट ने दिया था, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, यह किस साइंटिस्ट ने यहां पर दिया था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम है, नहीं, अलग अलग है बेटा, अभी सब पढ़ाऊंगी मैं, अभी शांत हो जाओ, ठीक है, सब कुछ पढ़ाऊंगी मैं अभी, रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है बन जाए, ओके बच्चों। अब आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि यह बताइए कि जो हमने यह पढ़ा, जीवन की भौतिक इकाई किसे कह रहे हैं हम, प्रोटोप्लाज्म के कह रहे हैं, पर ये जो कथन है, ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, यह किसने बताया, यह किसने यहां पर दिया, तो आप लोगों को यहां पर आंसर करना है थॉमस हेक्सले। किसने दिया था, थॉमस हेक्सले। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या है यहाँ पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो इसे अपनी नोटबुक में नोट करो। मैम एमसीक्यूज कब आएगा, बेटा पहले थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी के बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे, है ना, तो पहले आपको थ्योरी पढ़ना जरूरी है, थ्योरी पढ़ोगे तभी तो आंसर कर पाओगे। ठीक है, चलो तो सभी ने नोट कर लिया यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, जीवन के भौतिक आधार यानी कि प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिक फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, तो यह कथन किसने दिया था, तो आंसर करना है आपको थॉमस हेक्सले ने दिया था। किसने दिया था, थॉमस हेक्सले ने दिया था। क्लियर है, चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट। आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि जब हम इस कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो कुछ भी प्रोटोप्लाज्म होता है, जो कुछ भी यहाँ पर भरा हुआ होता है, इसी में सभी तरह की जैविक क्रियाएं होती हैं, सभी तरह की वाइटल एक्टिविटीज होती हैं। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, दूसरे नंबर के पॉइंट को। अब यहाँ पर ना कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम वाइटल एक्टिविटी का क्या मतलब होता है, जैविक क्रियाओं का क्या मतलब होता है, तो इसका यह मतलब है कि जिंदा रहने के लिए जो भी कार्य होते हैं, जो भी फंक्शन यहाँ पर होते हैं, जो भी कार्य यहाँ पर होते हैं, तो उनकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसे हम सभी क्या कहते हैं यहाँ पर, वाइटल एक्टिविटी। क्या कहते हैं यहाँ पर, वाइटल एक्टिविटी, यानी कि जैविक क्रियाएं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैविक क्रियाएं। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि जितनी भी जैविक क्रियाएं हो रही हैं वो कहां से हो रही हैं, वो कहां से हो रही हैं, कहां पर हो रही हैं, तो आंसर क्या करना, प्रोटोप्लाज्म। आंसर क्या करना है आपको, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं, जीव द्रव्य के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर कितना प्रतिशत जल, कितना प्रतिशत वाटर यहां पर होता है, कितना प्रतिशत यहां पर जल, कितना प्रतिशत यहां पर वाटर होता है, और आंसर आपको क्या करना है, 80%। कितना होता है बेटा यहाँ पर, 80%। तो चलिए इसको भी जल्दी से नोट करेंगे अपनी नोटबुक में कि जब हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में, तो प्रोटोप्लाज्म में आप सभी क्या देखेंगे, 80%, 80% तक जल होता है, 80% तक जल यहां पर होता है। ठीक है बच्चों, मैम क्लास कंप्लीट करने के बाद घर पर क्या करें कि प्रिपरेशन अच्छी और रहे। अच्छा ठीक है, देखो बेटा सबसे पहले तो आपको क्लास करना होगा, रेगुलर करना होगा। दूसरे नंबर पर बहुत ज्यादा क्लास नहीं करना है, मतलब अगर मान लो कि आप 6-6, 7-7 एक साथ क्लासेस कर रहे हो घंटे, तो वो भी बात ठीक नहीं है, है ना। आपको क्या करना है यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल यहाँ पर बनाना होगा कि भाई मॉर्निंग के टाइम पे ही मैं क्लास करूंगा और इवनिंग के टाइम पे मैं उसका प्रैक्टिस सेशन और रिवीजन करूंगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको अपने खान पान में बहुत ज्यादा सुधार लाना पड़ेगा। सभी बच्चों को घर का बना भोजन अगर आप करें तो ज्यादा बेहतर यहाँ पर होगा, जो आपका हीमोग्लोबिन वगैरह बढ़ाए। ठीक है, हीमोग्लोबिन वगैरह यहाँ पर बढ़ाए। ठीक है, चलो
क्विज कहां पर होगा मैम? यहीं पर ही होगा, क्विज यहीं पर ही होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पर हम बढ़ते हैं। तो एक बार मैं आप लोग को रिवाइज करवा दूं, फिर से रिवाइज करवा देती हूं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कि जब हम कोशिका के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी भी सेल के बारे में बात करते हैं, तो सेल हमारी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। जब कभी भी हम किसी भी कोशिका को देखते हैं तो कोशिका के चारों तरफ हमको क्या दिखाई देता है? यहाँ पर इस तरह से। तो आंसर करना कि हमें इसके चारों तरफ यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली दिखाई देती है, और प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो कुछ भी यहाँ पर भरा हुआ होता है, जो कुछ भी है यहाँ पर सामग्री, उसे हम सभी प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कि प्रोटोप्लाज्म की जो खोज है वह किसने की थी। तो प्रोटोप्लाज्म की जो खोज थी वह किसने की है? डुज़ार्डिन नाम के साइंटिस्ट ने यहाँ पर की है। जब इन्होंने इसकी खोज यहाँ पर की तो इन्होंने इसको क्या नाम दिया? सारकोड। क्या नाम दिया बेटा इसको? इन्होंने सारकोड यहाँ पर इन्होंने इसको नाम दिया। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो प्रोटोप्लाज्म शब्द है, ये जो प्रोटोप्लाज्म शब्द है, इसका नामकरण यहाँ पर किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था बच्चों? यहाँ पर पुरकिंजे ने किया था। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलो अब यहां पर अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि जीवन की इकाई किसे कहते हैं, अगर आपसे एक प्रश्न यहां पर पूछा जाए कि यूनिट ऑफ द लाइफ, जीवन की इकाई किसे कहते हैं, तब आपको क्या यहां पर आंसर करना है? तो आंसर करना सेल, यानी कि कोशिका। और अगर आपसे यह यहां पर पूछा जाता है कि जीवन की भौतिक इकाई क्या होती है, या जीवन का भौतिक आधार क्या यहां पर होता है, फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ यहां पर क्या होता है, तब आपको क्या आंसर करना है? यहां पर जीव द्रव्य होता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म यहां पर होता है। अब यहां पर जो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि जीवन की भौतिक इकाई क्या है? प्रोटोप्लाज्म। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यह जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये किस साइंटिस्ट ने यहां पर दिया था, है ना? ये भी प्रश्न आपसे पूछेगा। तो आपको क्या आंसर करना है कि जीवन का भौतिक आधार किसने बताया था? थॉमस हेक्सले ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड यह क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? थॉमस हेक्सले। क्या हो जाएगा? थॉमस हेक्सले। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई यह बताओ कि जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो कहां पर हो रही हैं, जितनी भी वाइटल एक्टिविटी होती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं, वो कहां पर हो रही हैं। तो आंसर आपको क्या करना है कि यह जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसी के अंदर होती हैं। फिर और क्वेश्चन पूछेगा कि यह बताइए कि प्रोटोप्लाज्म में कितने परसेंट, कितने प्रतिशत पानी यहां पर होता है। तो आंसर आपको क्या करना है? 80%। कितना होता है बेटा यहाँ पर? 80% पानी यहाँ पर होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके बच्चों, चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहां पर बढ़ते हैं, आगे हम यहां पर चलते हैं। अब जब कभी भी हम लोग प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं, जब कभी भी हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं, यानी जीव द्रव्य के बारे में यहां पर बात करते हैं, वैसे ही आप क्या देखेंगे कि उसे हम दो तरीके से यहां पर बांट सकते हैं। उसे हम सभी दो तरीके से यहां पर बांट सकते हैं। ठीक है, चलो तो कैसे हम दो तरीके से बांटेंगे? तो चलिए लिखते हैं यहां पर। सबसे पहले अगर आप सभी जीव द्रव्य को देखते हो तो पहले नंबर पर हम उसे बांट सकते हैं साइटोप्लाज्म के रूप में। किस रूप में बांट सकते हैं? साइटोप्लाज्म, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं इसे हम? कोशिका द्रव्य। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा इसका भाग होता है उसे हम सभी क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म। और हिंदी में इसे हम सभी कहते हैं केंद्रिका द्रव्य। क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव्य। ठीक है, तो सबसे पहले इसे अपने नोटबुक में बनाओ इसी तरह से जैसे मैं लिखा रही हूं, और फिर उसके बाद मैं आपको एक एक करके से समझाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे पास एक जीव द्रव्य है और उसको हमने क्या किया? यहाँ पर दो भागों में बांट दिया है। एक तरफ हमने लिखा है साइटोप्लाज्म और दूसरी तरफ क्या लिखा है? न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी एक तरफ लिखा है हमने कोशिका द्रव्य और दूसरी तरफ क्या लिखा है बेटा मैंने यहाँ पर? केंद्रिका द्रव्य। चलो अब इसे हम यहाँ पर समझते हैं कि इसका क्या यहाँ पर मतलब होता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक कोशिका है। क्या है यहाँ पे? हमारे पास कोई भी एक कोशिका है।
कोशिका में आपके पास एक न्यूक्लियस है, यानी कि आपके पास एक यहाँ पर केंद्रक भी है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि कुछ लिक्विड भी यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक। यहीं पर आप क्या देख रहे हो कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, राइबोसोम भी है, गोल्गी बॉडीज भी है, सब कुछ यहीं पर है। तो सब कुछ मिला करके आपका क्या बन रहा है, जीव द्रव्य। क्या बन रहा है यहाँ पर, जीव द्रव्य, ठीक है। अब यहां से हमने क्या किया, न्यूक्लियस को निकाल लिया। यहां पर हमने क्या किया, इस तरह से न्यूक्लियस को निकाल लिया। तो न्यूक्लियस के अंदर जो रस भरा हुआ होगा उसे हम सभी क्या कहेंगे, केंद्रिका द्रव्य। तो न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर जो भी यहाँ पर द्रव्य भरा हुआ होगा उसे हम सभी यहाँ पर क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रिका द्रव्य, क्योंकि केंद्र में भरा हुआ है। कहां पर लिखा हुआ है, केंद्र में यह भरा हुआ है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म का क्या मतलब है यहाँ पर कि पूरी कोशिका में जो द्रव्य भरा हुआ है, केंद्रक को छोड़ करके जो बाकी जगह जो भी यहाँ पर द्रव्य भरा हुआ है केंद्रक के अंदर, केंद्रक को छोड़ करके कोशिका के अंदर जो भी द्रव्य भरा हुआ है उसको हम सभी क्या कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्लियर बच्चों, कहां थी मैम आप अब आ गई हूं मैं, ठीक है। चलो तो फटाफट से इसको नोट कर लो, जैसा मैंने बनाया है वैसा लिख लो, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक। तो सबसे पहले हमने यहां पर क्या देखा कि जीव द्रव्य का मतलब होता है कि सब कुछ मिला करके, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रिका द्रव्य का मतलब होता है कि केंद्रक में जो द्रव्य भरा हुआ है, ठीक है। और दूसरी तरफ कोशिका द्रव्य का मतलब होता है कि केंद्रक को छोड़ करके बाकी हर जगह जो द्रव्य भरा हुआ है उसको हम सभी क्या कह रहे हैं, कोशिका द्रव्य। क्या कह रहे हैं, कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म। क्या कह रहे हैं बेटा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहले पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, केंद्रिका द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, चलो। तो अब यहाँ पर जो हमारी सबसे पहले हेडिंग यहाँ पर बनेगी वह क्या बनेगी यहाँ पर, तो आंसर करना साइटोप्लाज्म। चलो हेडिंग डालेंगे अब हम सब यहाँ पर, साइटोप्लाज्म। और हिंदी में कहा जाएगा कोशिका द्रव्य। हेडिंग डालिए कोशिका द्रव्य। क्या कह रहे हो बेटा, स्पेशली बार के पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए, अच्छा पिछली बार के उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे, हाँ अभी मैं बताती हूँ यहाँ पर। चलो पहले इसको लिखो बेटा, पहले थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, उसके बाद फिर आप लोगों के डाउट भी मैं यहाँ पर लूंगी, ठीक है। सभी ने लिख ली हेडिंग, सभी ने हेडिंग लिख ली है यहाँ पर। चलो अब एक एक करके हम लोग इसको यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जब हम कोशिका द्रव्य के बारे में बात करते हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है कि जो साइटोप्लाज्म है वह क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई हमारे पास कोई भी यहाँ पर एक कोशिका होगी, कोई भी हमारे पास यहाँ पर एक सेल होगी, ठीक है। और फिर उसके अंदर क्या होगा, एक केंद्रक यहाँ पर होगा। तो केंद्रक के अलावा जो भी यहाँ पर द्रव्य भरा हुआ है उसे हम सभी क्या कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म यहाँ पर कह रहे हैं। साइटोप्लाज्म की जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन होती है वह ये कि यह जेली की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह, जेली लाइक यह होता है। कैसा, जेली की तरह यह दिखाई देता है, जेली की तरह यह दिखाई यहां पर देता है, ठीक है। तो फटाफट से नोट करो, जेली की तरह यह यहां पर दिखाई देता है। नेक्स्ट, यह काफी थिक सॉल्यूशन होता है, काफी थिक सॉल्यूशन होता है। थिक सॉल्यूशन का मतलब काफी गाढ़ा सॉल्यूशन यह होता है, सॉल्यूशन यह होता है, काफी गाढ़ा सॉल्यूशन यह होता है, ठीक है। तो जाली जैसा होता है, चिपचिपा सा यह होता है, और किसके अंदर भरा हुआ है, कोशिका के अंदर यह भरा हुआ होता है। नेक्स्ट यहां पर बात आएगी कि इसी के अंदर सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिकांग
पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। चलिए इंग्लिश में लिखेंगे यहां पर, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स, all cell organelles are present in cytoplasm, in cytoplasm। चलो लिखो, फिर मैं इसको समझाती हूँ, ठीक है। चलो लिख लो इसको पहले यहां पर, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को यहां पर समझाती हूँ। ओके बच्चों, तो सबसे पहले जब हम कोशिका द्रव्य के बारे में बात करते हैं तो कोशिका द्रव्य का क्या मतलब है, तो पहले नंबर पर कि जो कोशिका द्रव्य होता है वह जेली की तरह होता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं जैम की तरह, नहीं, जैम की तरह नहीं होगा, गलत हो जाएगा, जेली की तरह यह होता है, ठीक है। जेली की अगर हम बात करें, थोड़ा चिपचिपा सा पदार्थ यह होता है, थोड़ा थिक सॉल्यूशन होता है, मतलब थोड़ा गाढ़ा यह सॉल्यूशन यहाँ पर होता है, ठीक है। आगे हम यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितने भी कोशिकांग होते हैं, वो इसी के अंदर यहां पर पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर आता है कि कोशिकांग का क्या मतलब है, यानी कि जो ये सेल ऑर्गेनेल है इनका यहां पर क्या मतलब है। तो जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्गी बॉडीज हैं, इन सभी की अगर आप बात करो तो इन सभी को हम सभी सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। यानी हम इसे किस नाम से जानते हैं, तो आंसर करना कि इसे ही हम सभी कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल के नाम से भी यहां पर इसे हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक। बेटा देखो मजाक वाली बात नहीं है, ये जो तुम जैम जैम कर रहे हो ना, पेपर में भी जाकर के तुम क्या कर दोगे, यहाँ पर जैम जैम कर दोगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को क्या ध्यान में रखना है कि बच्चा जेली याद रखो, क्या याद रखो, यहाँ पर जेली याद करो, ठीक है। चले ओके बच्चों, ठीक। फिजिक्स वाले सर प्रैक्टिकल करवाते हैं मैम, आप क्यों नहीं करवाते हैं। विवेक निषाद बताइए यहाँ पर जल्दी से कि आपको किस चीज का प्रैक्टिकल करना है, करवा देते हैं, आ जाइए यहाँ पर, ठीक है। बताइए फटाफट से किस चीज का आपको प्रैक्टिकल करने का मन हो रहा है। चलो यहां तक बात आपको समझ आ गई बच्चों। चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पर चलते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि जब हम साइटोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म की खोज किसने यहाँ पर की थी। अब यहाँ पर एक नया आप लोगों से प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है, नया प्रश्न पूछा जाता है कि यह बताइए कि भाई कि जो साइटोप्लाज्म है इसकी खोज यहाँ पर किसने की थी। तो आंसर आपको क्या करना है, रॉबर्ट हुक ने की थी। यहाँ पर भी अगर आप यहाँ पर देखें तो जो रॉबर्ट हुक हैं आपके, इन्होंने ही यहाँ पर क्या काम किया था, साइटोप्लाज्म की भी खोज इन्होंने यहाँ पर की थी। तो यहाँ पे लिखते हैं कि रॉबर्ट हुक ने ही साइटोप्लाज्म की खोज यहाँ पर की थी। लेकिन ये जो नामकरण है, यानी कि जो यह साइटोप्लाज्म नामकरण है, यह नामकरण किसने किया था। तो आंसर करना, कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने यह नामकरण यहाँ पर किया था। क्या किया था, नामकरण यहाँ पर किया था। ठीक है, क्लियर है बच्चों, यहाँ पर हो गया, ठीक। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि साइटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, तो आंसर क्या करना है, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, यहां पर रॉबर्ट हुक ने की थी। मैम माइक्रोस्कोप से सेल दिखाइए। बेटा वहां बैठे बैठे तुम लोग सेल देख पाओगे, क्यों मूर्खों वाली बातें कर रहे हो, हाँ क्यों मूर्खों वाली बातें कर रहे हो तुम लोग, जबरदस्ती जबरदस्ती पंगा लेना है। अरे भाई वहां बैठे बैठे कैसे माइक्रोस्कोप में तुम देख पाओगे, कैसे देख पाओगे, नहीं देख पाओगे ना, तो फिर क्यों फालतू की प्रैक्टिकल की बात कर रहे हो तुम। और जहां पर जैसा पढ़ाना है बेटा मुझे पता है, ठीक है, और आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं आएगा, तो टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। वो पढ़ो जिससे आपका सिलेक्शन हो, फालतू की चीजें मत करो। फिर फालतू की बकवास कर रहे हैं सभी, नहीं ये फालतू की बातें नहीं। बेटा बायोलॉजी ना बहुत अलग सब्जेक्ट है, बहुत अलग सब्जेक्ट है, बहुत अलग तरीके से इसको पढ़ा जाता है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि अमृता मैम कभी किसी की कॉपी नहीं करती, लोग अमृता मैम की कॉपी करते हैं, ठीक है। जहां पर जो आप लोगों के लिए जरूरी होगा बेटा वहां पर वैसा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हाँ हो गया, अब घमंडी कह लो चाहे कुछ भी कह लो, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो अब आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा, पहले नंबर पर कि जब हम रॉबर्ट हुक के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक ने यहाँ पर क्या किया, साइटोप्लाज्म की खोज की,
क्या की इन्होंने यहाँ पर, साइटोप्लाज्म की इन्होंने यहाँ पर खोज की। ठीक है, और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि ये जो साइटोप्लाज्म जो शब्द है, साइटोप्लाज्म जो शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, साइटोप्लाज्म जो शब्द दिया हुआ है वह किसने यहाँ पर दिया है? तो आंसर आप लोगों को करना है, किसने दिया? आंसर कोलिकर ने दिया। आंसर क्या करना है आप लोगों को यहाँ पर? कोलिकर ने यहाँ पर दिया है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पर चलते हैं। अब आगे जब हम यहाँ पर चलें उससे पहले कुछ और भी विशेष बात, कि जब अब मैं आप लोगों को इस तरीके से कोई भी एक कोशिका दिखा रही हूं, इस तरह से कोई भी एक मैं यहाँ पर कोशिका दिखा रही हूं, तो कोशिका में हल्का नीला रंग आपको दिखाई दे रहा है, पानी जैसा, जेली जैसा हल्का नीला रंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो हल्का नीला रंग होता है इसी को हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं? तो आंसर करना कि इसी को हम सभी साइटोप्लाज्म यहाँ पर कहते हैं। साइटोप्लाज्म में आप सभी क्या देख रहे हो कि न्यूक्लियस दिख रहा है, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, ठीक है, राइबोसोम्स दिख रहा है। तो जो कुछ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो सब कुछ कहां पर है? तो आंसर आपको करना है साइटोप्लाज्म में। कहां पर है बेटा? साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि साइटोप्लाज्म के अंदर आपको सभी तरह के कोशिकांग यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या दिखाई देते हैं? कोशिकांग यहाँ पर दिखाई देते हैं, यानी सेल ऑर्गेनेल यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। जब हम यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात करेंगे, जब हम यहाँ पर कोशिकांग के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, तब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो कोशिकांग होते हैं वह क्या है। कोशिकांग की अगर आप बात कर रहे हो, सेल ऑर्गेनेल्स की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो, तो वह क्या है? ठीक है, उसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, ये इतने सारे हैं, उसको हम सभी यहाँ पर किस नाम से यहाँ पर पढ़ेंगे? ठीक है मैम, क्या साइटोप्लाज्म नीले रंग का होता है? नहीं बेटा, नीले रंग का नहीं होता, ट्रांसपेरेंट सा होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट सा होता है। चलो मैं लिख देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो गए इसके लिए, बाकी मैं आपको वैसे ये पूछेगा नहीं, लेकिन मैं लिख देती हूँ, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यह कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट यह होता है, यानी कि पारदर्शी यह होता है। ठीक है, लेकिन फोटो में, इमेज में मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती थी कि पारदर्शी कैसा होता है, इसी वजह से यहाँ पर वो हल्का नीला रंग से दर्शाया गया है। लेकिन ये कैसा होता है? पारदर्शी होता है। कैसा? पारदर्शी होता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब चलो यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ अलग चीजों के बारे में। अब कॉपी पेन एक साइड में रख दो, कॉपी पेन एक साइड में रख दो और मेरी बात ध्यान से यहां पर सुनो। कॉपी पेन एक साइड में रखो, तुम सभी बच्चे कॉपी पेन एक साइड में रखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। चलो खुश हो जाओ, अब नए तरीके से पढ़ाती हूँ। आप लोगों से अगर मैं ये कहूं कि चलो हम ट्रैवल करने चलते हैं पिकनिक बनाने के लिए, ठीक है, हम चले पिकनिक बनाने के लिए, बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। आपने देखा होगा वहां पर कि कुछ टॉफियां बिकती हैं, है ना, कुछ टॉफी आती है, कुछ गोलियां आती हैं, खट्टी मीठी सी गोलियां आती हैं, और उसमें एक आती है संतरे की गोली। क्या आती है यहाँ पर? संतरे की गोली। क्या आती है यहाँ पर? एक संतरे की गोली। देखो विवेक, मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, ठीक है, चोट लग जाती है तो फूल क्यों जाता है, सूज क्यों जाता है, सब कुछ पढ़ाऊंगी, पर प्लीज आप सभी बच्चों से एक मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं कि जब जो टॉपिक चल रहा है वो उस टॉपिक पे स्टिक रहो, वो टॉपिक पढ़ो पहले। ठीक है, जब आपके पास 5-10 मिनट रह जाएगा तब जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देने में, डाउट बताने में मैं आपसे पीछे नहीं हट रही हूं, लेकिन इस तरह से अगर आप हरकतें करोगे बेटा तो ये बताओ कि मैं क्या पढ़ाऊंगी, और ये बताओ कि कोर्स आपका कैसे कंप्लीट होगा, और ये बताओ कि बाकी बच्चों को कैसे समझ आएगा, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बार बार यहाँ पर कह रही हूँ कि देखो स्टिक रहो। एडिटर सर मेरे आ गए हैं विवेक, और मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रही हूँ बहुत जल्दी तुम ब्लॉक हो जाओगे, फिर मुझे मत कहना कि मैम ने ब्लॉक कराया, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करवाती, हमारे एडिटर सर करते हैं पकड़ पकड़ के ब्लॉक, फिर रहोगे तुम लगभग 1-2 महीने ब्लॉक, ऐसा खतरनाक वाला ब्लॉक करते हैं। तो इसीलिए पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर की बातों में ध्यान मत दो। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं सबसे पहले नंबर पर। ठीक है,
कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। अब देखो सुबह सुबह मूड नहीं खराब करना है, ना अपना ना आपका, ठीक है। चलो, तो हम इतने अच्छी पिकनिक बनाने जा रहे थे, इन बच्चों ने दिमाग खराब कर दिया। चलो, विवेक को आज छोड़ के जाएंगे, उसको लेके नहीं जाएंगे पिकनिक में। चलो सारे बच्चे चलो फिर, ठीक है। तो पिकनिक में हम यहाँ पर जा रहे हैं। पिकनिक में हम जब जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि संतरे वाली एक गोली यहाँ पर मिलती है, जिसे हम कंपेट के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर संतरे वाली गोली देखते हो बेटा, तो संतरे वाली गोली इस तरह की दिखाई देती है ना। इसी तरह से संतरे वाली गोली दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखना कि संतरे वाली गोली के ऊपर क्या कोई रैपर होता है? क्या संतरे वाली गोली के ऊपर क्या कोई रैपर होता है? कोई झिल्ली, कोई आवरण, कोई छिलका होता है? नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बात करेंगे कि जब हम बात करते हैं संतरे की गोली के बारे में, ठीक है, तो संतरे की गोली में कोई भी छिलका, कोई भी आवरण, कोई भी झिल्ली, कोई भी रैपर नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब आप सभी ने सेंटर फ्रेश खाया है? आप सभी ने बेटा सेंटर फ्रेश खाया है? बताओ जल्दी से, सेंटर फ्रेश खाया होगा आप लोगों ने, है ना? ठीक है। तो जब हम सेंटर फ्रेश खाते हैं तो हमारे पास क्या है? एक च्युइंगम है, एक सेंटर फ्रेश है, और सेंटर फ्रेश के चारों तरफ, सेंटर फ्रेश के चारों तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक झिल्ली यहां पर दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है बेटा? एक झिल्ली यहां पर दिखाई दे रही है। तो जैसे ही आप यहां पर झिल्ली को इस तरह से खोलते हैं, वैसे ही टॉफी आ जाती है और फटाफट से आप उसको यहाँ पर खा लेते हैं, ठीक है। तो सेंटर फ्रेश में आपने क्या देखा? एक झिल्ली यहाँ पर है। क्या है बेटा? एक झिल्ली यहाँ पर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चॉकलेट के बारे में। अब हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? चॉकलेट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। चॉकलेट सभी ने खाई होगी, चॉकलेट खाई है सभी ने? चॉकलेट सभी ने खाई है, सब झूठ बोल रहे हैं, है ना? नहीं खाई है तो लेकर के तो जाते ही होंगे किसी के लिए, छुपा छुपा करके। चलो, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? चॉकलेट के बारे में। चॉकलेट की अगर आप बात करो तो चॉकलेट में सबसे पहले तो बाहर एक कागज चिपका हुआ सा होता है ना? एक कागज चिपका हुआ होता है, और कागज के बाहर एक और आपको रैपर यहाँ पर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? एक रैपर यहाँ पर आपको दिखाई देता है, ठीक है, ओके। यानी कि आपको यहाँ पर दो आवरण दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? दो आवरण यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? तीन प्रकार की टॉफी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। पहले नंबर पर एक ऐसी टॉफी जिसकी चारों तरफ कोई भी आवरण नहीं है, कोई भी झिल्ली, कोई भी मेम्ब्रेन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर क्या है? सिर्फ एक झिल्ली है। क्या है? सिर्फ एक झिल्ली है, ठीक है, एक ही आवरण यहाँ पर है, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि नेक्स्ट जो आपका आता है वो है कि यहाँ पर अगर आप चॉकलेट के बारे में बात करते हो या ऐसी किसी टॉफी के बारे में बात करते हो जिसमें दो आवरण है, ठीक है, तो इसको हम सभी कैसे लिख सकते हैं? चलो इसको लिख के देखते हैं, है ना, कि क्या हम इसको ले सकते हैं। तो पहला है, ये है विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन, और हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे? बिना झिल्ली युक्त, बिना झिल्ली युक्त, बिना झिल्ली युक्त, इसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं है, ठीक है बेटा। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे इसके बारे में, यह कैसा है? यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, यानी यहां पर आप क्या देख रहे हो? दोहरी झिल्ली, सॉरी, एकल झिल्ली युक्त है। कैसी है यह? एकल झिल्ली, एकल मतलब एक, एकल झिल्ली युक्त यह है, ठीक है, ओके बच्चों। आगे जो तीसरा है, तीसरा कैसा है? यहाँ पे चॉकलेट की अगर आप बात करो तो चॉकलेट कैसा है? यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। और हिंदी में से हम क्या कहेंगे यहाँ पर? कि दोहरी झिल्ली युक्त है। कैसा है यहाँ पर? दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली युक्त यह है, ठीक है। चलो नोट करो इसे। मैम टॉफी बना ले, बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो सिर्फ नाम नोट कर लो, ठीक है। पहला क्या? तीन ऐसे बना लो, बिना झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली युक्त, और लास्ट में यहाँ पर दोहरी झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त, ठीक है। बना लिया सभी ने? यहाँ पर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, बेटा सब अभी पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा इंतजार कर लो, ठीक है। सब कुछ पढ़ाया जाएगा, रिलैक्स, ऐसे मेरी क्लास में ऐसे क्या करो, ठीक है, शांति, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, परेशान मत हो, अभी जो पढ़ा रही हूँ उस पर फोकस करो।
तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब हम सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात करते हैं, जब हम कोशिकांग के बारे में बात करते हैं, तो कोशिकांग बहुत सारे होते हैं। इतने अलग अलग तरह के नाम मैंने यहाँ पे ले लिए, इतने अलग अलग तरह के, इतने प्रकार के कोशिकांग यहाँ पर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम चॉकलेट के बारे में बात करते हैं तो चॉकलेट भी पता नहीं कितने अलग अलग तरीके से होते हैं, पर उसको हमने यहाँ पर क्या किया, 3 तरीके से बांट लिया। तो बिल्कुल इसी तरह से जितने भी कोशिकांग यहाँ पर होते हैं वह कैसे होते हैं, तो आंसर करना कि जो कोशिकांग होते हैं उनको हम, उनके ऊपर झिल्ली है, झिल्ली नहीं है, या फिर एक है, या फिर 2 है, इस आधार पर हम उसे 3 तरीके से यहाँ पर बांटते हैं। तो जितने भी यहाँ पर कोशिकांग होंगे, नंद देखो मैं लास्ट टाइम कह रही हूं, अगर मुझसे आप बदतमीजी करोगे तो ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है, चलो तो आगे हम यहाँ पर बढ़ेंगे नेक्स्ट कि भाई कोई यहाँ पर बिना झिल्ली युक्त है, कोई यहाँ पर झिल्ली युक्त है, एकल झिल्ली युक्त है, 2 झिल्ली युक्त है। इस आधार पर भी सभी तरह के कोशिकांगों को अलग अलग तरह से यहाँ पे बांटा जाता है। ठीक है, अब याद करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो क्या है, चलो उसको समझते हैं। आप सभी ने राइबोसोम के बारे में सुना होगा। किसके बारे में सुना होगा, राइबोसोम के बारे में यहाँ पर सुना होगा। ठीक है, राइबोसोम की अगर हम बात करें तो जो राइबोसोम होता है इसके ऊपर एक भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। राइबोसोम्स की अगर आप बात करो तो राइबोसोम के ऊपर एक भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखेंगे, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या एग्जाम्पल लिखेंगे, राइबोसोम, राइबोसोम्स लिखिए यहाँ पर नीचे, राइबोसोम्स, राइबोसोम। ठीक है बच्चों, राइबोसोम। ठीक, तो यहां पर अगर हम देखें सबसे पहले नंबर पर कि हमने यहां पर क्या लिखा, बिना झिल्ली युक्त, क्या हो गया हमारा, राइबोसोम। तो जैसे ही आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है क्या कि यह बताइए कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो बिना झिल्ली युक्त होता है, क्या होता है, बिना झिल्ली युक्त होता है। सीधे सीधे आंसर करना, राइबोसोम। क्या, राइबोसोम, बात खत्म, खत्म। एक ही क्वेश्चन यहां से आपका पूछता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको अभी छोड़ दो, अब यहां पे पहुंच जाओ, कहां पर, दोहरी झिल्ली के पास। और यहां पर आपको 3 नाम लिखने हैं। पहला नाम आपको लिखना है न्यूक्लियस, जिसे हम सभी केंद्रक के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा नाम आपको लिखना है यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम सभी हिंदी में सूत्र कणिकाएं के रूप में यहां पर जानते हैं। और एक नाम और आपको लिखना है क्लोरोप्लास्ट। क्या लिखना है बेटा, क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम सभी हरित लवक के रूप में यहां पर जानते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहां पर यह देखें तो कहां पर आपको समझ पहुंच जाना है, यहां पर डबल मेम्ब्रेन के पास यहां पर पहुंच जाना है। और वहां पर आपको 3 नाम लिखने हैं। क्या लिखने हैं, 3 नाम वहां पर लिखने हैं। पहला केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, और जो तीसरा है वह क्या है, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। क्या हो जाएगा यहाँ पर, हरित लवक। ठीक है, तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग का उदाहरण क्या क्या है, इसका क्या क्या यहाँ पर एग्जाम्पल है, तब आपको क्या आंसर करना है कि ये 3 जो होते हैं कोशिकांग, इनमें क्या पाया जाता है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। यानी कि कोई भी कोशिकांग है, पहले एक झिल्ली और फिर उसके बाद यहाँ पर 2 झिल्ली। ठीक है, तो दोहरी झिल्ली यहाँ पर पाई जाती है। तो 4 नाम आपको याद हो गए बेटा, क्या क्या नाम आपको याद हुए, फिर से ध्यान से सुनो, घबराओ मत। देखो नया चीज सीख रहे हो, थोड़ा दिमाग में जोर पड़ेगा, पर घबराओ नहीं, बहुत सिंपल वे में से समझो। ठीक है, फिर से समझो। देखो पहले नंबर पर आपसे जब कोशिकांग के बारे में बात होती है तो अलग अलग तरह के कोशिकांग हैं। जैसे चलो मान लो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गई, सेंट्रोसोम्स हो गया, वैक्यूल्स हो गए। इतने सारे खतरनाक तरीके से क्या है, कोशिकांग है। क्या है यहाँ पर, कोशिकांग है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये जो कोशिकांग होते हैं, किसी के ऊपर एक झिल्ली है, किसी के ऊपर 2 झिल्ली है, यानी एक मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन है, या फिर किसी के ऊपर कुछ है ही नहीं,
तो आपसे एग्जाम में ना सीधे सीधे क्या पूछता है कि किस कोशिकांग में कोई भी झिल्ली नहीं है, किस कोशिकांग में झिल्ली होती है, किस में एक होती है, किस में दो होती है। तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इतना सारा मैं कैसे याद करूं। तो आपको सिर्फ 4 नाम यहां पर याद करने हैं, ठीक है। पहला नाम आपको राइबोसोम का याद करना होगा। राइबोसोम की अगर हम बात करें तो सीधे सीधे यहां पे ध्यान रखो कि राइबोसोम में कोई भी झिल्ली नहीं होती है। क्या, कोई भी झिल्ली नहीं होती है, बात खत्म, ठीक है। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर आपको 3 नाम यहां पर याद रखने होंगे। पहला नाम तो ये याद हो गया, 3 नाम आपको यह याद रखने होंगे। क्या, सबसे पहले नंबर पर क्या कि केंद्रक, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन सभी की अगर आप यहां पर बात करते हैं तो ये सभी के सभी कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन, यानी इनके चारों तरफ 2 झिल्ली यहां पर होती है। क्या होती है, 2 झिल्ली यहां पर होती है, ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि ठीक है मैम, हम समझ गए, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 झिल्ली है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, एकल झिल्ली के बारे में। एकल झिल्ली क्या है? अब यहां पर मैं आपको कोई भी एग्जाम्पल नहीं लिखवाऊंगी। सबसे बेस्ट तरीका, कुछ याद मत रखो यहां पर। क्यों? इन चारों को छोड़ करके जितने भी होंगे वो सभी कहां पर आ जाएंगे, एकल झिल्ली। कहां पर आ जाएंगे बेटा, एकल झिल्ली। यहां पर इसीलिए हम कोई भी किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले नंबर पर कि भाई राइबोसोम्स जो होता है, क्या उसमें झिल्ली होती है? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है? हाँ होती है। कितनी होती है? 2। केंद्रक में झिल्ली होती है? हाँ। कितनी होती है? 2। क्लोरोप्लास्ट में झिल्ली होती है? हाँ। कितनी होती है? 2, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नाम आ जाए अचानक से, लाइसोसोम, लाइसोसोम, क्या लाइसोसोम में झिल्ली है? यहां पर तो नहीं है, तो वो यहां पे आएगा। हाँ होती है 1, ठीक है। फिर आएगा, क्या गोल्गी बॉडीज में झिल्ली होती है? कहीं भी नाम नहीं है, यहां डाल दो उसको, यहीं ढकेल दो उसको। हाँ होती है, 1 होती है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या उसमें होती है? कहीं भी नाम नहीं है। हाँ होती है, उसको भी यहां पे ढकेल दो, तू भी यहां पे जा, इसी ग्रुप में जा। तो इन चारों नाम के अलावा जितने भी नाम होंगे आपके, उन सभी को आप कहां पे डाल दोगे? यहां पर, इस बॉक्स में डाल दोगे, ठीक है, कि भाई तुम यहां जाओ। पूछेगा रिक्तिका यानी रसधानी, वैक्यूल, उसको हम कहां पर रखेंगे, किसका एग्जाम्पल होगा? तो भी यहां पर जा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको कोई भी अलग से एग्जाम्पल यहां पर नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, इतने सारे नाम कैसे याद रखोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है बेटा। तो चलो, यहां तक आपको बात समझ आ गई है, क्लियर है यहां तक? चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग यहां पर बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर चलते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहां पर बताती हूँ, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात, हाँ अभी मैं रिवीजन भी कराऊंगी आप लोगों को, परेशान मत हो, ठीक है। हाँ इन चारों को छोड़ करके सभी एक वाले में हम डाल देंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसीलिए मैंने कहा ना, रिलैक्स होके पढ़ो, चिल होके पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आराम से पढ़ो, दोबारा तिबारा चौबारा बार बार समझाऊंगी, पर आराम से पढ़ो, ठीक है। हड़बड़ी मत दिखाओ बेटा, ये क्योंकि शब्द एक जैसे हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मान लो एक ही दिन में मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा दूंगी ना, तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आराम से धीरे धीरे करके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पर हम बढ़ते हैं। अब आप सभी ने डीएनए का नाम तो सुना ही होगा, सभी ने सुना है बेटा डीएनए का नाम, सभी ने सुना है ना यहाँ पे डीएनए का नाम। चलो तो डीएनए की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले, तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? कौन बच्चा मुझे बताएगा? बताओ। मैम मम्मी पिकनिक जाने नहीं दे रही है, कोई बात नहीं अनुज, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद मम्मी को कन्विंस कर लेंगे। चलो अब जल्दी से बताओ यहाँ पर फटाफट से। मैम अगर कोई रॉन्ग नेम दे दे तो कैसे पता करेगा? नहीं आदित्य, इन चारों के अलावा जितने भी होंगे उन सभी को आपको बीच वाले में ही रख देना है, ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म सभी को मालूम है? ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बता रहे हो। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। लिखते हैं यहां पर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। चलो जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो बेटा। हाँ ये जेनेटिक मटेरियल होता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों यह एक न्यूक्लिक एसिड होता है,
जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब अनुवांशिकी पदार्थ होता है, और इसी के माध्यम से, इसी के ये जो अर्शदीप, इस तरह के कमेंट नहीं करना है बेटा, ठीक है, गलत बात, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम डीएनए के बारे में बात करते हैं तो अब देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि डेली न्यूज एनालिसिस पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है, नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका जो फुल फॉर्म होती है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक अनुवांशिकी पदार्थ होता है, आप सभी को यह बात पता होगी, ठीक है। चलो आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम डीएनए के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वह क्या आता है कि डीएनए किस कोशिकांग में पाया जाता है। जो डीएनए होता है वह किस कोशिकांग में पाया जाता है। तो बहुत सिंपल है कि डीएनए की अगर आप यहां पर बात करते हैं तो जो डीएनए होता है वह न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? केंद्रक के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर यह पाया जाता है, ठीक है, ओके, न्यूक्लियस के अंदर यह पाया जाता है, ठीक है, हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर यह रहता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हम यहां पर पॉइंट पढ़ेंगे कि अगर आपसे यह प्रश्न पूछे कि यह बताओ कि केंद्रक के अलावा डीएनए और किन किन सेल ऑर्गेनेल और कौन कौन से कोशिकांग में भी पाया जा सकता है, अगर इस तरह का प्रश्न पूछे तब आप यहां पर क्या करेंगे? तो आपको आंसर करना है कि केंद्रक के अलावा अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं हम? सूत्रकणिकाएं, सूत्रकणिकाएं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया में भी उनका खुद का डीएनए पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है यानी हरित लवक जो होता है, हरित लवक में भी खुद का डीएनए यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो केंद्रक होगा वो तो मेन है, वो तो राजा है भाई, ठीक है, राजा है, एकदम राज करता है, क्योंकि यह केंद्र में होता है, सेंटर में होता है। और जो भी कोशिका में गतिविधि होती है, जो भी कोशिका के अंदर कोई भी काम होते हैं, उसको नियंत्रित करने का काम भी कौन यहाँ पर करता है? केंद्रक करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात आती है किसके बारे में कि केंद्रक में तो डीएनए है, लेकिन केंद्रक के अलावा और किन में आपको डीएनए दिखाई देगा? तो आंसर करना सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक में यह दिखाई देगा, ठीक है। नहीं बेटा, इसमें यहाँ पे प्लास्टिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे अभी हम, ठीक है। अभी हम सिर्फ क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर लिखेंगे यानी हरित लवक यहाँ पर लिखेंगे। चलो आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। अब अगर आप यहाँ पर सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कर रहे हो और अगर आप सभी यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि अगर मान लो किसी कोशिका के अंदर, किसी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होने लग गया या फिर खराब होने लग गया या क्लोरोप्लास्ट नष्ट होने लग गया, खराब होने लग गया, तो उस टाइम पर यह न्यूक्लियस से परमिशन लेकर के अपने आप को रिपेयर करने लगता है, आपका खुद का डीएनए भी यहां पर बनाने लग जाता है, ठीक है। तो चलो आगे हम यहां पर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जब हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे तो इन दोनों को कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस बॉडी, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। चलो लिखो इसे, हिंदी में भी लिखते हैं इसे, इसे कहा जाता है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग के नाम से भी इसको यहां पर जाना जाता है, इन दोनों को, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये जो मैंने यहां पर लिखा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग या सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, इसका क्या मतलब है? तो प्यारे बच्चों, अगर आप यहां पर देखें तो जैसे केंद्रक की अगर आप बात कर रहे हो, केंद्रक के अंदर डीएनए है, बहुत सुविकसित है, केंद्रक बहुत अच्छे से यहाँ पर क्या है? बना हुआ है, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से काम कर रहा है, खुद का डीएनए भी बना लेता है, खुद को रिपेयर भी कर लेता है, और यह जेनेटिक्स की अगर आप बात करो, अनुवांशिकी की अगर आप बात करो, तो भी बहुत अच्छे से यह काम करता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो डीएनए होता है वो बहुत ज्यादा विकसित नहीं होता, वो डीएनए बहुत ज्यादा विकसित नहीं होता, ठीक है।
लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ गड़बड़ी हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अगर कम हो रही है, या क्लोरोप्लास्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ क्षति हो गई, कुछ नुकसान हो गया, या फिर इनका नंबर कम होता चला जा रहा है, तो उस टाइम पे जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वह क्या काम करते हैं यहाँ पर? तो आंसर करना, केंद्रक से परमिशन लेकर के अपने आप का डीएनए और अच्छे से बनाते हैं, अपने आप को रिपेयर करते हैं, अपने जो भी क्षति हो गई है उसकी मरम्मत करते हैं, है ना। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इन दोनों को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल यानी अर्ध स्वायत्त कोशिकांग के नाम से भी इनको यहां पर जाना जाता है। ठीक है बच्चों, समझ आया? चलो अब मैं फटाफट से आप लोगों को रिवीजन यहां पर करवा देती हूँ। ठीक है, क्या करवा देती हूं मैं? रिवीजन यहां पर जल्दी से आप लोगों को करवा देती हूँ। चलो, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ा? सेल क्या है। अगर आप किसी कोशिका के बारे में बात करें, चलो बच्चों शाबाश बताओ जल्दी से, सेल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सेल क्या है, कोशिका यहाँ पर क्या है, बताइए जल्दी से इसका आंसर करेंगे। सेल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि जब हम बात करते हैं जीव द्रव्य के बारे में, तो जीव द्रव्य क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे कहूं कि भाई ये बताओ कि जीव द्रव्य क्या होता है, तो आंसर आपको क्या करना है कि एक कोशिका के अंदर जो कुछ भी यहाँ पर भरा हुआ है, जो कुछ भी सामग्री है, उन सभी को मिला करके हम सभी क्या कह रहे हैं? जीव द्रव्य यहाँ पर कह रहे हैं, यानी कि प्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर हम कह रहे हैं। फिर यहाँ पर आता है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? डुजार्डिन ने। डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की और इन्होंने इसको क्या नाम रखा था? सारोकोड। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने किया, किसने दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? पुरकिंजे। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पुरकिंजे। अगर आपसे यह पूछे जाए कि जीवन की इकाई क्या होती है, यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, तो आंसर करना कि सेल होती है, कोशिका होती है। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि जीवन की भौतिक इकाई कौन सी होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ क्या होती है, तो आंसर आपको क्या करना है कि प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य होती है। तुरंत आपसे प्रश्न पूछेगा कि जीवन का भौतिक आधार यानी प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यह किसने दिया था? यह कथन किसने यहाँ पर बताया था, किसने दिया था? तो आंसर आपको करना है थॉमस हेक्सले ने दिया था। किसने दिया था बेटा? थॉमस हेक्सले ने यहाँ पर दिया था। ठीक है, और जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं जिंदा रहने के लिए, जितना कुछ भी होता है, वो सभी कहां पर ये क्रियाएं होती हैं? प्रोटोप्लाज्म में ही होती है। यहां पर वाटर का परसेंट कितना होगा, यानी यहां पर जो जल होगा वो कितना प्रतिशत होगा? 80% होगा। कितना होगा बेटा? 80% यहां पर होगा। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जब हम जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं तो इसको हम दो तरीके से यहां पर बांट सकते हैं। पहला होता है कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, जो सेल में भरा हुआ है। दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रिका द्रव्य, जो केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में भरा हुआ होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? यहाँ पर साइटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो यह ट्रांसपेरेंट होता है, जेली की तरह होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या? जेली की तरह होता है, बहुत एग्जाम में पूछता है। ठीक है, जेली की तरह होता है और गाढ़ा गाढ़ा सा सोल्यूशन होता है, और इसी के अंदर सभी तरह के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इसी के अंदर सभी तरह के कोशिकांग यहाँ पर होते हैं। और जब कोशिकांग के बारे में आप सभी यहाँ पर बात करते हो, उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि साइटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और ये जो साइटोप्लाज्म शब्द है, ये जो नामकरण है, यह किसने किया था? कोलिकर ने किया था। ठीक है, तो खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ये जो शब्द था यह किसने दिया था? तो आंसर करना कोलिकर ने यहाँ पर दिया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? आंसर 3 प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी झिल्ली नहीं होती, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे विदाउट मेम्ब्रेन, बिना झिल्ली युक्त होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 2 होता है। अगर आप बात करते हो राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम में कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। जबकि अगर आप बात करते हो न्यूक्लियस के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो इनमें 2 झिल्ली पाई जाती है। तो इन तीन यहां पर, एक यहां पर, इसको छोड़ करके जितने भी होंगे उन सभी को हम कहां पर, किस बॉक्स में डाल देंगे? एकल झिल्ली युक्त, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में यहां पर हम उसे डाल देंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक बच्चों? चलो आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि यह बताओ कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है,
तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है, एक अनुवांशिकी पदार्थ है जो केंद्रक में यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है बेटा? न्यूक्लियस में पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे कभी एग्जाम में यह पूछा जाए कि न्यूक्लियस के अलावा ऐसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं, ऐसे कौन कौन से कोशिकांग हैं जिनमें खुद का डीएनए पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया और हमारा क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी हानि होगी, इनकी संख्या, इनका नंबर अगर कम होना शुरू हो जाएगा या फिर कोई भी दिक्कत होगी, तो ये अपने आप को रेप्लिकेट भी करते हैं, अपने आप को यह बनाते भी यहां पर हैं, ठीक है। और तब हम सभी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को किस नाम से यहां पर जानते हैं? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, यानी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी इसे यहां पर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलो, तो आज के सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूं कि कुछ आप लोगों ने यहाँ पर नया पढ़ा होगा और कल से हम सभी तरह के सेल ऑर्गेनेल्स को एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे कि न्यूक्लियस क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है ना, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति क्या होती है, और इसके अलावा सब कुछ जो एक एक है उसको एक एक करके हम लोग यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है मैम, टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, 1 घंटा बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी 1 घंटा ही रखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगी और गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन आप लोगों की क्लास यहाँ पर रहेगी। ठीक है, चलो तो कल फिर से मिलते हैं हम लोग। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखो, हंसते मुस्कुराते रहो, खुश रहो और पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, हाँ शिवानी, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वैसे मैं करवा दूंगी, परेशान मत हो। ठीक है, चलिए, और अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी है तो रेटिंग, जैसे आप क्लास जब बंद करोगे तो रेटिंग आता है, स्टार बना आता है, तो उसमें तुम लोग मुझे 4 सितारे दे देना। ठीक है, तो चलो तो मिलते हैं कल। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।